नमस्ते, मेरा नाम मधुलिका है। मेरी एक बेटी रेणुका और एक बेटा निखिल है। रेणुका विवाहित है और निखिल भी अपनी पत्नी साक्षी के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। निखिल नौकरी के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता है, जिस कारण साक्षी मेरे साथ घर पर रहती है। निखिल की शादी को 2 साल हो चुके हैं और रेणुका की शादी को 1 साल। एक दिन रेणुका का फोन आया। वह रोते हुए बोली, माँ, अमित की नौकरी चली गई है। हम दोनों मुसीबत में हैं। मुझे अपनी बेटी की चिंता हुई और मैंने तुरंत उसे अपने घर आने के लिए कहा। अगले दिन रेणुका और अमित मेरे घर आ गए। रेणुका के चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे कहा, जब तक अमित को नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम दोनों यहीं रहो। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि साक्षी और रेणुका के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक दिन गुस्से में आकर मैंने साक्षी से कह दिया, अगर तुम्हें रेणुका से परेशानी है तो अपने मायके चली जाओ। मेरी बात सुनकर साक्षी ने चुपचाप अपना सामान बांधा और अपने मायके चली गई। साक्षी के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। रेणुका ने घर में अपना अधिकार जमा लिया। कुछ दिनों बाद मैं अपने कमरे में कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मुझे एक पारिवारिक समारोह में जाना था। मैंने कुछ साड़ियां अलग रखी थीं और जब मैं एक ब्लाउज पहन रही थी तभी अमित बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ गया। उसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई और जल्दी से अपने आप को संभाला। घर में साक्षी के न होने के कारण मैंने दरवाज़ा बंद करने की आदत नहीं डाली थी। अमित ने कहा, माता जी, मैं अचानक आपके कमरे में आ गया, इसके लिए क्षमा करें। आप जो कुछ भी हमारे लिए कर रही हैं वह बहुत महान है। आजकल अपने दामाद को ठिकाना देने वाली माताएं बहुत कम हैं, लेकिन आप मुझे अपने बेटे जैसा मानती हैं। चिंता न करें, मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगा। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद को ससुराल में ज़्यादा समय रहना अच्छा नहीं लगता। मैंने उससे कहा, अमित, आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस घर के इकलौते दामाद हैं। आपको कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इस घर में आप अपने आप को पूरी तरह से अपना ही समझें। मेरी बात सुनकर अमित ने मुझे गले लगा लिया और कहा, माताजी, मैं आपके इस उपकार का कितना कर्ज चुका पाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। जब अमित ने मुझे गले लगाया मैं चौंक गई। आखिर वह मेरा दामाद था और हमारा रिश्ता इतना खुला नहीं था। मैंने सोचा कि शायद यह नई पीढ़ी की सोच हो, जिसमें दामाद अपनी सास से बिना संकोच के बात कर सकते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में कुछ संदेह जागने लगे। मुझे लगने लगा कि रेणुका और अमित के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एक रात जब मैं रेणुका के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से आपस में बहस की आवाज़ें सुनाई दी। मैं सीधे उनके कमरे में चली गई। वहां जाकर मैंने देखा कि रेणुका अमित को बुरा भला कह रही थी। 15 दिन हो गए, लेकिन इस आदमी ने अभी तक नई नौकरी नहीं ढूंढी। पूरे दिन लैपटॉप पर बैठकर क्या करता रहता है और अब मुझसे मालिश करवाना चाहता है। मैं इस बेकार आदमी की मालिश नहीं करूंगी। रेणुका इतनी भड़क गई थी कि उसने मेरे सामने ही अपने पति का अपमान करना शुरू कर दिया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, रेणुका, अपने शब्दों पर ध्यान दो। अमित को जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। ये मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। इस समय तुम्हें अपने पति का मानसिक समर्थन करना चाहिए। पति की सेवा करना पुण्य का काम है। मेरी बात सुनकर रेणुका ने कहा, माँ, अगर आपको अपना दामाद इतना प्यारा लगता है तो आप ही उसकी मालिश क्यों नहीं कर देती। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले आया। उसने कहा, माताजी, मैं रेणुका की चिड़चिड़ाहट को समझ सकता हूँ। मेरे जैसे आदमी का घर पर बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मेरी किस्मत खराब है। बातें करते करते अमित की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अमित, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा, आप इस बेड के किनारे बैठिए, मैं आपको तेल से सिर की मालिश कर देती हूँ। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप अच्छी नींद ले पाएंगे। मैंने अमित के सिर की मालिश शुरू की। कुछ ही मिनटों में अमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कंधों पर रखते हुए कहा, माताजी, आपके हाथों में सचमुच जादू है।
कुछ ही मिनटों में मेरे सिर का तनाव दूर हो गया। क्या आप मेरी गर्दन पर भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देंगी? जब मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। मैंने यह बहाना बनाया कि मेरा हाथ दुख रहा है और तुरंत उससे दूर हो गई। कुछ दिनों में अमित को नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के 2 दिन बाद रेणुका ने मुझे बताया कि वह गर्भवती है। अमित की नौकरी लगते ही रेणुका और अमित अपने घर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ और दिन रुकने के लिए मना लिया। मुझे अपनी बेटी की खुशखबरी सुनकर बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि उसे कुछ और समय अपने पास रखना चाहिए। लेकिन उन दिनों में मैंने देखा कि रेणुका की हालत ठीक नहीं थी। मेरे मन में सवाल था कि क्या वह अकेले अपने घर के काम संभाल पाएगी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि जब तक रेणुका ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे मेरे पास ही रहना चाहिए। दिन बीतते गए और अमित ऑफिस जाने लगा। सुबह सुबह मैं उसके लिए टिफिन बनाती और शाम को जब वह थक कर लौटता तो भी रात के खाने में मेरी मदद करता। देखते देखते रेणुका और अमित को मेरे घर आए 1 महीना हो गया। गर्भावस्था के कारण रेणुका के मूड में उतार चढ़ाव आने लगे और इसके कारण उसके और अमित के बीच लड़ाई होने लगी। मैं हर दिन उनकी बहस सुनती, लेकिन मैंने सोचा कि यह पति पत्नी के बीच की सामान्य बातें हैं। लेकिन एक रात अमित मेरे कमरे में आया और कहा, माताजी, अब मैं रेणुका के साथ एक ही कमरे में नहीं सो सकता। अगर मेरे हाथ का भी स्पर्श होता है तो वह तुरंत चिड़चिड़ा जाती है। इसके कारण मुझे रात भर नींद नहीं आती और पिछले 3 दिनों से ऑफिस में काम करते करते मेरी आंखें थक जाती हैं। मैंने अमित से कहा, अमित, रेणुका जिस स्थिति में है, कभी कभी महिलाओं का मिजाज बदल जाता है। तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैंने अमित को सलाह दी कि उसे अपनी पत्नी को समझना चाहिए, लेकिन उसने कहा, मैं उसे समझता हूं, लेकिन मेरे आराम का भी सवाल है। अगर मैं ठीक से आराम नहीं कर पाऊंगा तो नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा। फिर उसने कहा, माताजी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आज से आपके कमरे में सो सकता हूं? मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि अमित के पास मेरी मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने बिना किसी संदेह के उसे अपने कमरे में सोने की अनुमति दे दी। उस रात जब अमित मेरे कमरे में सोया तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि पहले कभी मैंने अपने दामाद के साथ रात नहीं बिताई थी। अमित के कमरे में होने के कारण मैंने अपने कपड़े नहीं बदले और साड़ी में ही सो गई। साड़ी पहने रहने के कारण मुझे अच्छी नींद नहीं आई। अगली रात जब मैं सोने जा रही थी तब अमित ने कहा, माताजी, कल रात आप सो नहीं पाईं, मुझे पता है। मैंने आपको पहले भी नाइट गाउन में देखा है। आपको मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रात भर साड़ी पहनकर रहने में तकलीफ हो रही है तो आप रोज की तरह गाउन पहन सकती हैं। मुझे मानिए, मैं आपका दामाद नहीं बल्कि आपका बेटा हूं। यह सच था कि साड़ी पहनकर रात भर सोने से मुझे नींद नहीं आई थी और मैं नहीं चाहती थी कि फिर से रात भर जागती रहूं। इसलिए मैंने अपने कपड़े बदल लिए। जब मैं नाइट गाउन पहनकर आई तो अमित ने मुझे देखकर कहा, माताजी, इस कपड़े में आप बिल्कुल भी मेरी सास जैसी नहीं लग रही। आपने खुद को बहुत अच्छे से बनाए रखा है। उसकी इस बात पर मैंने मुस्कुराकर अपनी जगह पर सोना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह मैं नाश्ता करके बर्तन साफ करने के बाद नहाने के लिए बाथरूम गई। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, साबुन के पानी पर मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन पर गिर गई। गिरते ही मेरी कमर में तेज दर्द होने लगा और मुझे उठने में परेशानी होने लगी। मैंने रेणुका को आवाज लगाई, लेकिन वह अपने कमरे से नहीं आई। फिर अमित दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मुझे बाथरूम में गिरा हुआ देखकर तुरंत मुझे उठाकर अपने बेड पर लिटा दिया। उस समय मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। अमित ने तुरंत मेरे लिए गर्म पानी की बोतल लाकर दी। मैंने देखा कि वह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकला था, लेकिन मेरी मदद करते समय उसने अपने ऑफिस के कपड़े भी भिगो लिए थे। अमित ने मेरी मदद करते समय एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेणुका कुछ समय बाद मेरे कमरे में आई, लेकिन चूंकि वह गर्भवती थी इसलिए वह मेरी मदद नहीं कर पाई। रेणुका के आने का इंतजार करने के बजाय अमित ने मुझे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरा दर्द कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा, थोड़े आराम की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर अमित रुक गया
और ऑफिस जाते समय रेणुका से कहा, जब तक मैं घर नहीं आता माताजी का ध्यान रखना। शाम को घर लौटकर अमित ने खुद ही खाना बनाया। क्योंकि रेणुका को तकलीफ हो रही थी इसलिए वह रसोई में नहीं जा पा रही थी। रात में जब अमित मेरे कमरे में सोने के लिए आया तो मैंने देखा कि मैं अपनी कमर को पकड़कर बैठी हुई थी। अमित बाम लेकर आया और कहा, माताजी, मैं आपको थोड़ा बाम लगा दूं, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। मुझे अमित से मदद लेने में संकोच हो रहा था, लेकिन उसने बहुत जोर दिया। उसने कहा, रेणुका तो गर्भवती है, इसलिए वह आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर पाएगी। ये सब भगवान ने आपके दामाद को आपकी सेवा करने के लिए ही रचा है। मैंने बहुत कोशिश की कि अमित से मदद न लूं, लेकिन उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू कर दिया। जिस तरह से उसने मेरी कमर पर हाथ फेरा वह सब कुछ अलग सा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। आधी रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अमित मेरे बहुत करीब सो रहा है। इतना ही नहीं, हम दोनों की चादर भी एक हो गई थी। यह देखकर मैंने तुरंत अमित से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन हिलते डुलते मेरी कमर फिर से दर्द करने लगी और मेरे मुंह से आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही अमित जाग गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह पहले से ही सोने का नाटक कर रहा था। मैंने उसे तिरस्कार से देखा, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मुझे खांसी आई तो अमित ने तुरंत मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरी खांसी रुक गई, लेकिन उसका हाथ मेरी पीठ पर वैसे ही बना रहा। मुझे अब अमित के साथ अपना कमरा साझा करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी देखभाल अब मुझे कुछ और ही संकेत दे रही थी। अगले दिन दोपहर जब रेणुका मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा कि मैं अपनी बहू को घर बुलाने वाली हूं। मुझे घर के काम करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अगर बहू घर पर होगी तो वह घर का ध्यान रख सकेगी। इस पर रेणुका ने कहा, माँ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा दामाद तुम्हारी बहुत अच्छी देखभाल कर रहा है, फिर भी आप अपनी बहू और बेटे को क्यों बुलाना चाहती हैं? क्या तुम्हारा दामाद तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जो बात मैं कहना चाहती थी वह रेणुका को समझ में नहीं आई। रात में मैंने अमित से बात करने का फैसला किया। जब रात में अमित कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, आज से तुम रेणुका के साथ उसके कमरे में सो, उसे अकेले मत छोड़ो। कुछ दिनों में मेरी बहू वापस आ जाएगी, तब वह मेरे कमरे में सोएगी। इस पर अमित ने कहा, माताजी, मैं आपकी देखभाल कर रहा हूं, क्या मैंने आपको पराया समझ लिया है? इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। शायद उसे मेरी बात पर नाराजगी हुई थी।